हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू साकेत आईएएस यूट्यूब चैनल। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक किसी डायरेक्ट सब्जेक्ट से बिलोंग तो नहीं करता, लेकिन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि आज एक ऐसा टाइम चल रहा है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर मार्केट में अपना फंड इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन शेयर मार्केट की पूरी जानकारी उनके पास नहीं है। तो आज इस सबसे बड़ा रिटर्न देने वाला जो सेक्टर बन चुका है वो हमारा स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट बन चुका है। तो एक आम आदमी जो होता है, जो जिसके पास कुछ सेविंग्स होती हैं, वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन साथ ही साथ वो एक ऐसे इन्वेस्ट में अपना पैसा लगाना चाहता है जहां से कम समय में अच्छा रिटर्न उसको मिल सके। तो इसके लिए स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट से अच्छा कोई दूसरा ऑप्शन उसके पास नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो आम आदमी है, जो अपने डेली के काम काज में लगा हुआ है, उसे यह पता नहीं होता कि वह शेयर बाजार में कब सेल करे, कब परचेज करे, यानी कि कब वह शेयर को खरीदे और कब वह शेयर को बेचे, जिससे कि वह ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके और शेयर बाजार के जो जोखिम है, जो रिस्क है, उनसे अपने आप को बचा सके। तो इसलिए आज ये टॉपिक हमने डिसाइड किया कि इस पर हम डिस्कस करेंगे और आम आदमी को, एक ऐसे लोगों को जो कि अपने घरेलू और सामान्य जिंदगी जी रहे हैं, उनको भी ये बताने का प्रयास किया जाए कि आखिर वो कौन से फैक्टर हैं जो हमारे शेयर बाजार को, शेयर मार्केट को सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं। और आपको कुछ नहीं करना है, जब भी आपको मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना हो, शेयर मार्केट में पैसा लगाना हो, तो आप केवल इन 9 फैक्टर्स को रीड करते रहिए। यानी कि डेली के डेली अगर आप केवल 10 मिनट देंगे और सुबह से शाम तक इन 9 क्षेत्रों में, इन 9 फैक्टर्स में क्या क्या हुआ है, केवल इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे, बहुत सारे न्यूज हैं उनके माध्यम से जान लेंगे कि 9 सेक्टर्स में क्या हुआ है, तो आप ये डिसीजन आसानी से ले पाएंगे कि आपको कब शेयर खरीदना है और कब शेयर बेचना है, आपको शेयर को रोकना है या जल्दी ही निकाल देना है। तो बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। पेशेंस के साथ इनको समझिएगा। पहले हम एक साथ सारे 9 टॉपिक आपको बता दें और उसके बाद हम आपको बताएंगे। देखिए, हेडलाइन हमारी 9 फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द इंडियन स्टॉक मार्केट, यानी कि ऐसे 9 फैक्टर कौन से हैं जो इंडिया के स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट को सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं, उनके बारे में हम यहाँ बात करेंगे और इनके बारे में कैसे आप एनालिसिस कर सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। आपको किसी प्रेडिक्शन की जरूरत नहीं है, आपको किसी की भविष्यवाणी पर जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही इस बात को एनालिसिस कर सकते हैं कि आपको कब और कितना पैसा मार्केट में लगाना चाहिए। इन 9 फैक्टर्स के आधार पर आपको निर्णय लेने में, डिसीजन मेकिंग में आसानी होने वाली है। ये 9 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? पहला फैक्टर जिस पर हम डिस्कस करेंगे, गवर्नमेंट पॉलिसीज। हम आपको बताएंगे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज किस प्रकार से शेयर मार्केट को अप और डाउन करते हैं, गवर्नमेंट की किस तरह की पॉलिसी से शेयर मार्केट पर क्या अफेक्ट पड़ता है, इस पर हम बात करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज ऑफ सेबी। हम सेबी और आरबीआई की पॉलिसी पर बात करेंगे कि सेबी और आरबीआई क्या करता है जिसका कि शेयर मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ता है और ये इम्पैक्ट कैसा होता है, इस पर हम बात करेंगे। एक्सचेंज रेट की हम बात करेंगे, जिसमें हम डॉलर और रुपये के जो चेंज आते हैं उसकी हम बात करेंगे, ये कैसे हमारे शेयर मार्केट को अफेक्ट करता है। और कैसे जब एक्सचेंज रेट डाउन हो या अप हो तो आपको उस समय क्या करना चाहिए, इसके बारे में बताएंगे। हम इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे। इंटरेस्ट रेट यानी कि जो ब्याज दरें होती हैं, बैंक जब अपनी ब्याज दरों में कोई चेंज करता है या जब महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन घटता बढ़ता है, तो शेयर बाजार पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। यानी कि अगर आरबीआई अपनी ब्याज घटाने या बढ़ाने वाला है तो आप पहले से ही अलर्ट हो जाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए मार्केट में। ठीक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बारे में बताएंगे, एफआईआई क्या होते हैं और एफआईआई के जो एक्टिविटीज हैं उनसे शेयर मार्केट पर, इंडियन शेयर मार्केट पर क्या अफेक्ट पड़ता है, इस पर हम बात करेंगे। ऐसे ही हमारे डीआईआई के बारे में हम आपको बताएंगे, ये कैसे शेयर मार्केट को अफेक्ट करते हैं। पॉलिटिक्स के बारे में हम बात करेंगे कि जब पॉलिटिकल डिस्टरबेंस होता है या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है तो इसका भी सीधे शेयर मार्केट पर क्या अफेक्ट पड़ता है। नेचुरल डिजास्टर की हम बात करेंगे। नेचुरल डिजास्टर में जैसे अचानक कोई घटना होती है जिससे कि जो नेचर से होती है तो उसका क्या अफेक्ट पड़ता है। और इतना ही नहीं, ये नेचुरल डिजास्टर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर होती हैं तो इसका शेयर मार्केट पर क्या अफेक्ट पड़ता है, हम इसकी बात करेंगे। इकोनॉमिक नंबर्स की हम बात करेंगे। इकोनॉमिक नंबर्स में जैसे
अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर है, जैसे जीडीपी का ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ रेट का क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे हमारा पॉवर्टी रेट है, यानी कि इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी ऐसा, जैसे टैक्स से रिलेटेड कोई मैटर है, तो कोई भी ऐसा मैटर जिसमें इकोनॉमी के नंबर अप डाउन होते हैं, उसका शेयर मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो गोल्ड प्राइस और बॉन्ड्स प्राइस में कमी और वृद्धि होती है, यानी कि जब गोल्ड प्राइस और बॉन्ड प्राइस अप डाउन होते हैं तब स्टॉक मार्केट में क्या होता है, और ऐसी कंडीशन में आपको स्टॉक मार्केट में क्या करना चाहिए। यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो को, पूरा वीडियो अच्छे से समझेंगे और इसको फॉलो करेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने जो ट्रेड है स्टॉक मार्केट, उसको बहुत ही सिंसियरली कर पाएंगे और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा रुपए आप कमा पाएंगे स्टॉक मार्केट में, क्योंकि तब आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। आप किसी भी संदेह में, सस्पेंस में नहीं रहेंगे। आपको ये पता होगा कि अगर मार्केट में ये हुआ है तो इसका ये इम्पैक्ट होने वाला है, मॉनेटरी पॉलिसी में ये हुआ है तो आपको क्या करना है, ये सारी चीजें आपको आज पता चलने वाली हैं। तो चलिए इन्हीं 9 टॉपिक्स को हम वन बाय वन अच्छे से समझ लेते हैं कि ये क्या है और कैसे अफेक्ट करती हैं शेयर मार्केट को, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो हमारा पहला फैक्टर जो है, जो शेयर मार्केट को अफेक्ट करता है, वो है गवर्नमेंट पॉलिसीज। देखिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज 2 टाइप्स होती हैं, यानी कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो 2 तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसीज बना सकती है, और इनमें सारी पॉलिसीज होती है, जैसे सोशल पॉलिसीज होती हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं, पॉलिटिकल होती हैं, या कोई भी ऐसी पॉलिसीज जो गवर्नमेंट बनाए पब्लिक के लिए और उसका इम्पैक्ट पब्लिक पर पड़े, वो सब इसमें आएंगे। तो ऐसे तो बहुत सारी पॉलिसीज हैं, एक एक पॉलिसी को हमें नहीं जानना है। आप इतना जानिए कि अगर गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसी पॉलिसी, ऐसी नीति बनाई है जिससे कि मार्केट में उठापटक आए, उठापटक मतलब जैसे सरकार ने टैक्स में चेंज किया है, सरकार ने सब्सिडी में चेंज किया है। अब सरकार ने अगर टैक्स और सरकार ने अगर टैक्स और सब्सिडी में चेंज किया है तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ना ही है, यानी कि अगर सरकार टैक्स और सब्सिडी में चेंज करेगी तो उसका सीधा इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी जो शेयर मार्केट है उस पर पड़ेगा। तो जब सरकार टैक्स को घटाएगी तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और सरकार जब टैक्स को बढ़ाएगी तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका ही हमको एक तरह से इम्पैक्ट देखना है। सपोज दैट जब सरकार ने टैक्स घटा दिए, कौन से टैक्स की हम बात कर रहे हैं, ये इनकम टैक्स भी हो सकता है, ठीक है, ये इनकम टैक्स हो सकता है, और क्या हो सकता है, ये कॉर्पोरेट टैक्स भी हो सकता है। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, कॉर्पोरेट टैक्स वो होता है जो किसी कंपनी की इनकम पर लगाया जाता है, और इनकम टैक्स को हम पर्सनल इनकम टैक्स भी कहते हैं। तो इनकम टैक्स किस पर लगाया जाएगा, ये किसी पर्सन पर लगाया जाएगा, और कॉर्पोरेट टैक्स किस पर लगाया जाएगा, किसी कंपनी पर लगाया जाएगा। दोनों ही टैक्स किस पर लग रहे हैं, इनकम पर लग रहे हैं। अगर गवर्नमेंट इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स में कमी कर देती है तो इससे क्या होगा, इसका सीधा असर ये पड़ेगा कि लोगों की जेब में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे होंगे। ये जो कॉर्पोरेट टैक्स देने वाले हैं, ये कॉर्पोरेट टैक्स देने वाले ही कौन है, ये इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, ये इन्वेस्टर्स होते हैं। यही वो लोग हैं जिनकी कंपनी के शेयर आप खरीदने वाले हैं। तो जब इन कंपनी के शेयर आप खरीदने वाले हैं तो इन कंपनी पर गवर्नमेंट ने अगर टैक्स कम कर दिया है तो इसका इम्पैक्ट कंपनी पर पड़ेगा, और क्योंकि कंपनी का शेयर आप खरीदने वाले हैं तो इसका इम्पैक्ट आप पर भी पड़ने वाला है। जैसे ही गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स कम किया, वैसे ही अब इस कंपनी को कम टैक्स पे करना पड़ेगा, और क्योंकि कंपनी कम टैक्स पे करेगी तो कंपनी के पास ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा पैसा होगा। तो ऐसी कंडीशन में कंपनी अपने जो उसकी जो प्रोजेक्ट है उसमें और ज्यादा इन्वेस्ट करेगी। जब कंपनी अच्छी स्थिति में होगी, अच्छी कंडीशन में होगी, तो कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं उनको भी प्रॉफिट होने वाला है। इसका मतलब है कि जिस समय कॉर्पोरेट टैक्स कम किया जाए
उस समय आपको कंपनी के शेयर में और ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको ज्यादा शेयर खरीदनी चाहिए, क्योंकि टैक्स में कमी होने की वजह से कंपनी अच्छी कंडीशन में है, और जब कंपनी अच्छी कंडीशन में है तो आपको भी उसका बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट इनकम टैक्स कम करती है, अगर गवर्नमेंट इनकम टैक्स करती है तो जो आप जैसे लोग हैं जो शेयर खरीदना चाहते हैं उनकी जेब में ज्यादा पैसा होगा, क्योंकि आपको अब टैक्स कम देना पड़ेगा। तो जो खरीदना चाहते हैं उनकी जेब में भी ज्यादा पैसा होगा, और जिस कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं उनके पास भी अब ज्यादा पैसा होगा। तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारे लोग कंपनी में शेयर खरीदने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में शेयर मार्केट में बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा, और जब शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आएगा तो शेयर की कीमतें बढ़ेंगी। तो ऐसी कंडीशन में आप जितनी जल्दी शेयर खरीद लेंगे उतने ही कम रेट में आपको शेयर मिल जाएंगे, और फिर जब रेट इनके बढ़ जाएंगे तो आप इनको बेच करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब यहाँ पर हमको दो बातें समझ में आई कि अगर गवर्नमेंट इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स को हम निगम कर भी कहते हैं, अगर सरकार इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स को कम करती है तो ऐसी कंडीशन में आपको शेयर मार्केट में और ज्यादा पैसे लगाने चाहिए, शेयर खरीदने चाहिए। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दे, सपोज दैट गवर्नमेंट इन दोनों टैक्स को बढ़ा दे, तो ठीक इसका उल्टा असर पड़ेगा। जैसे अगर गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा दिया तो अब कंपनी को ज्यादा टैक्स देना होगा, और जब कंपनी ज्यादा टैक्स देगी तो कंपनी अपने प्रोजेक्ट में और नया पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसे टैक्स में ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, तो कंपनी के प्रॉफिट कम होंगे। इसके अलावा जब इनकम टैक्स बढ़ जाएगा तो लोग ज्यादा शेयर नहीं खरीद पाएंगे, तो शेयर की बिक्री भी घटेगी। तो एक तरफ शेयर की बिक्री घटने से शेयर की डिमांड घटेगी, जिससे उसकी कीमत घटेगी, और दूसरी तरफ कंपनी के पास अब ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं कर पाएगी कंपनी, क्योंकि उसको टैक्स ज्यादा देना है। तो ऐसी कंडीशन में शेयर मार्केट में गिरावट आ सकती है। ऐसी कंडीशन में आप शेयर में सोच समझ के पैसा लगाएंगे। मतलब हम दो चीजें आपको बताएंगे कि कब शेयर बाजार में तेजी आएगी और कब शेयर बाजार में गिरावट आएगी। आपको कब क्या करना है आप खुद ही समझ जाएंगे। तो जब गवर्नमेंट इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स घटा रही है तब शेयर बाजार में तेजी आएगी, और जब सरकार ये टैक्स बढ़ा रही है तो शेयर मार्केट में कमी आएगी, गिरावट आएगी। इसको ध्यान में रखेंगे। और किसका असर पड़ेगा इस पर? और पड़ेगा इस पर असर टैक्स के अलावा इसका असर पड़ेगा सब्सिडी पर। ठीक है, सब्सिडी पर असर पड़ेगा। तो सब्सिडी में सरकार क्या करने वाली है? सब्सिडी में सरकार अगर कमी करेगी, सपोज दैट अगर सरकार ने सब्सिडी में कमी कर दी और वृद्धि कर दी, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? अगर सरकार जैसे अभी अभी सरकार ने क्या किया, जो गैस सिलेंडर था उसमें 200 रुपए की सब्सिडी बढ़ा दी, तो इसका मतलब है कि लोगों के पास अब 200 रुपए एक्स्ट्रा बच रहे हैं। तो लोग इस 200 रुपए में और पैसे लगा करके अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड को आप 500 रुपए से हर महीने शुरू कर सकते हैं मिनिमम। इसके अलावा अगर सरकार किसी और चीज पर सब्सिडी बढ़ा देती है तो लोगों की जेब में ज्यादा पैसे होने वाले हैं। यानी कि जब सरकार सब्सिडी बढ़ाती है तो लोगों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे बचते हैं, और जब सरकार सब्सिडी घटाती है तो लोगों की जेब में खर्च करने के लिए पैसे कम हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि सब्सिडी घटने से, यानी कि जब सरकार आपको जो राहत देना कम कर देगी, सब्सिडी कम कर देगी, तो उस कंडीशन में शेयर बाजार में गिरावट आएगी, और जब सरकार सब्सिडी बढ़ा देगी तो उस कंडीशन में शेयर बाजार में तेजी आएगी। ठीक है, इसके अलावा जैसे बहुत सारी नेशनल प्लानिंग है, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना है, या सरकार की जो दूसरी पॉलिसीज हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस की बहुत सारी सेविंग्स है, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, या सरकार द्वारा चलाई जाने वाली कोई भी सेविंग प्लान्स जिनमें आप अपना पैसा लगाते हो, अगर सरकार उनमें ज्यादा ब्याज देने लग जाएगी तो ज्यादातर लोग शेयर बाजार की बजाय
गवर्नमेंट पॉलिसीज में इन्वेस्ट करने लग जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर सरकार किसी बचत योजना में ब्याज बढ़ा देगी तो ऐसी कंडीशन में शेयर बाजार में गिरावट आएगी, और जब सरकारी बचत योजनाओं की ब्याज दरें घटा दी जाएंगी तो शेयर बाजार में तेजी आएगी। अब इसका निष्कर्ष पढ़ लीजिए। निष्कर्ष ये है कि गवर्नमेंट कोई भी ऐसा काम करे जिससे लोगों की जेब में ज्यादा मनी आए। जब लोगों की जेब में ज्यादा मनी आएगा तो शेयर बाजार में क्या होगा, तेजी आएगी। इससे हमारा स्टॉक मार्केट जो है वो बूस्ट कर जाएगा। अगर लोगों की पॉकेट में ज्यादा पैसा आएगा तो शेयर मार्केट बूस्ट कर जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट कोई भी ऐसा काम करे जिससे लोगों की जेब में पैसा कम हो जाए तो इससे क्या हो जाएगा, इससे स्टॉक मार्केट जो है वो डाउन हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है उसका हमारे जेब पर जो पैसा है उस पर क्या असर पड़ रहा है, उसी के हिसाब से शेयर बाजार में कमी और वृद्धि होगी। तो जाहिर सी बात है जब स्टॉक में गिरावट होती है तो आप क्या करते हो, तब ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हो, बाय करते हो, यानी कि आप ऐसी कंडीशन में खरीदते हो। जब स्टॉक मार्केट डाउन होता है तब आप बाय करते हो, और जब स्टॉक मार्केट ऊपर चढ़ता है तब आप क्या करते हो, तब आप सेल करते हो। तो आपको कब बाय करना है और कब सेल करना है ये डिसीजन आप ले सकते हो गवर्नमेंट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए। इसलिए आपको हर दिन यह जानना है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो डिसीजन है उनका आपकी पॉकेट पर असर पड़ने वाला है। तो पहला पॉइंट हमने क्लियर किया, गवर्नमेंट पॉलिसी का आपके शेयर मार्केट पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। दूसरा हमारा जो फैक्टर है जो शेयर मार्केट को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है उनमें है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज ऑफ सेबी। यानी कि आरबीआई जो करता है और सेबी जो करता है उससे शेयर बाजार पर अफेक्ट पड़ता है। आरबीआई क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी में आप क्या आरबीआई क्या करता है, इसमें आरबीआई इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट करता है। इंटरेस्ट रेट्स जो है, जैसे आरबीआई अगर बैंक रेट बढ़ाएगा, आरबीआई अगर बैंक रेट में कोई चेंज करेगा तो शेयर बाजार पर इफेक्ट पड़ेगा। आरबीआई अगर रेपो रेट में कोई चेंज करेगा तो इसका इफेक्ट शेयर मार्केट पर पड़ेगा। आरबीआई अगर ओएमओ में कोई चेंज करेगा तो इसका इफेक्ट पड़ेगा। अगर आरबीआई सीआरआर और एसएलआर में कोई चेंज करेगा तो इसका असर पड़ेगा। इसके अलावा आरबीआई ट्रिपल आर यानी कि रिवर्स रेपो रेट में कोई चेंज करेगा। ये सब क्या है, ये सब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के पार्ट है, और इन सब का असर किस पर पड़ता है, बैंक पर पड़ता है। इन सब का असर बैंक पर पड़ेगा, और जब बैंक पर असर पड़ेगा तो बैंक भी चेंज करेगा, अपनी पॉलिसी चेंज करेगा। जब बैंक अपनी पॉलिसी चेंज करेगा तो जाहिर सी बात है इसका असर मार्केट पर पड़ने वाला है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या कोई दूसरा मार्केट हो। इसका मतलब जब आरबीआई, अब यहाँ पर सिंपल आप समझ लो, एक दूसरे वीडियो में मैंने इनके बारे में बहुत डिटेल्स में आपको बताया है। सिंपल ये है कि ये ब्याज की दरें हैं, इंटरेस्ट रेट है, ये भी ब्याज की दरें हैं। आरबीआई जब अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो बैंक भी अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, और जब बैंक के इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो बैंक भी पब्लिक के लिए अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। अब आप बैंक से महंगा लोन लेकर के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो आपको प्रॉफिट तो कम हो ही जाएगा। दूसरी तरफ अगर बैंक अपने ब्याज बढ़ा देंगे, लोन के ब्याज बढ़ा देंगे, तो कंपनी को भी बैंक से महंगा लोन मिलेगा, आपको भी बैंक से महंगा लोन मिलेगा, और दोनों के प्रॉफिट कम हो जाएंगे, तो शेयर मार्केट में क्या आ जाएगी, गिरावट आएगी। इसका मतलब जब आरबीआई अपनी ब्याज दरों को बढ़ाएगा तो शेयर मार्केट में गिरावट आएगी, और जब आरबीआई अपनी ब्याज दरों को घटाएगा तो शेयर मार्केट में तेजी आएगी। ठीक है, आरबीआई की जो ये मॉनेटरी पॉलिसी है ये दो तरीके से काम करती है। कौन कौन से दो तरीके हैं, जैसे जब आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा
तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और जब आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट को घटाएगा तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बस इतना आप जान लो। अगर आरबीआई ने अपने ब्याज बढ़ा दिए तो सीधी सी बात है कि जो स्टॉक मार्केट है, इसमें क्या होने वाला है, इसमें गिरावट आने वाली है, क्योंकि आरबीआई के ब्याज बढ़ाते ही बैंक अपना ब्याज बढ़ा देगा, और बैंक के ब्याज बढ़ाते ही खरीदने वाले को भी, यानी कि जो शेयर में पैसा लगा रहा था उसको भी महंगा कर्ज मिलेगा, और जो कंपनी है उसको भी महंगा कर्ज मिलेगा अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में शेयर मार्केट में गिरावट आनी तय है। दूसरी तरफ अगर आरबीआई अपने ब्याज घटाएगा तो बैंक भी अपने ब्याज घटाएगा, तो इससे स्टॉक मार्केट में क्या होने वाला है, इससे स्टॉक मार्केट में तेजी आएगी। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आरबीआई ब्याज में किस तरह का चेंज करने वाला है। अगर आरबीआई ने अपने रेपो रेट में तेजी कर दी तो निश्चित तौर पर इस समय बाजार में तेज गिरावट होगी, और आरबीआई ने अगर अपने रेपो रेट में कमी कर दी तो इससे मार्केट में वृद्धि होगी, निश्चित तौर पर इसका असर पड़ेगा। इसलिए आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को भी आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी तरफ सेबी को भी ध्यान में रखेंगे कि सेबी क्या करने वाला है। अब ये सेबी क्या है, लिखा हुआ है यह एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो पॉलिसी बनाता है। किसकी पॉलिसी बनाता है, जिस स्टॉक मार्केट में आप अपना पैसा लगा रहे हैं, इस पूरे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की है। तो जाहिर सी बात है कि अगर सेबी कोई ऐसा रूल बनाती है मार्केट के लिए जो बहुत हार्ड है, ऐसा रूल जिससे कि ट्रेड करना टफ हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में शेयर मार्केट डाउन हो जाएगा। और अगर सेबी कोई ऐसा रूल बनाती है जिससे कि ट्रेड करना इजी हो जाता है, तो उस कंडीशन में शेयर मार्केट बूम कर जाएगा। यहाँ बुल और बियर इसको हम बोलते हैं। जब शेयर मार्केट डाउन होता है उसे बियर कहते हैं, और जब शेयर मार्केट तेजी पर आता है तो उसे बुल कहते हैं। तो सेबी की जो पॉलिसीज हैं, सेबी कोई भी ऐसा काम करे जिससे शेयर मार्केट में काम करना आसान हो, लोगों के लिए पैसा लगाना आसान हो, तो शेयर मार्केट तेजी पकड़ता है, अदरवाइज शेयर मार्केट डाउन हो जाता है। तो हमें क्या करना है, आरबीआई के साथ साथ सेबी क्या कर रहा है इस पर भी ध्यान देना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें शेयर बाजार में पैसा लगाना हमारे लिए कम रिस्की होगा। अगला हमारा जो फैक्टर है जो शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करता है वो क्या है, एक्सचेंज रेट। ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स में से है। एक्सचेंज रेट क्या होता है, डॉलर की वैल्यू, यानी कि $1 का जो मूल्य है रुपए में, उसे हम एक्सचेंज रेट कहते हैं। तो अगर डॉलर महंगा होगा और रुपया सस्ता होगा तो इसका भी इफेक्ट पड़ेगा, और जब इसका उल्टा होगा तो उसका इफेक्ट पड़ेगा। जैसे अगर $1 80 रुपए है, अगर ये चेंज होकर के $1.85 हो जाए, या $1 का मूल्य बदल करके 75 रुपए हो जाए, तो निश्चित तौर पर इसका असर पड़ने वाला है। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे इंडियन पर्पस से इसको हम कहेंगे डिप्रेशिएशन कहेंगे, ठीक है, मूल्य ह्रास कहेंगे। ये रुपीस का डिप्रेशिएशन है। यहाँ रुपया डिप्रेशिएट हो गया और यहाँ एप्रिशिएट हो गया, यानी कि यहाँ पर रुपया महंगा हो रहा है और यहाँ पर रुपया सस्ता हो रहा है। अगर ऐसी कंडीशन होगी, अगर इस तरह की सिचुएशन, जैसे अगर रुपये का मूल्य डॉलर में 80 से 85 हो जाएगा, तो इसका असर ये पड़ेगा कि जितने भी विदेशी निवेशक हैं, जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वे शेयर मार्केट से अपना पैसा निकाल लेंगे, और जब ये शेयर मार्केट से अपना पैसा निकाल लेंगे तो शेयर मार्केट डाउन हो जाएगा, और ऐसी कंडीशन में लॉस हो सकता है। और अगर रुपया एप्रिशिएट हो गया, यानी कि रुपया महंगा हुआ, तो ऐसी कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स इंडियन इकोनॉमी पर और इंडियन रुपीस पर भरोसा करेंगे, और ऐसी कंडीशन में इंडिया में ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जब रुपया महंगा होगा, जब रुपया सस्ता होगा तो शेयर मार्केट में गिरावट आएगी, और जब रुपया महंगा होगा तो शेयर मार्केट में वृद्धि होगी। तो रुपए की वैल्यू भी डॉलर के सापेक्ष आपको पता करना है कि एक्सचेंज रेट में क्या हो रहा है। और ध्यान दें,
ऐसे कोई भी फैक्टर जिनकी वजह से हमारा रुपया सस्ता और महंगा हो रहा है उन पर भी ध्यान देना है। जैसे रूस और यूक्रेन के संकट की वजह से हमारे एक्सचेंज रेट डाउन हो गए थे, तो उस समय शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट देखी गई थी। तो कहीं भी कुछ भी ऐसा हो जिससे कि रुपए की वैल्यू घटे और बढ़े, तो निश्चित तौर पर इसका असर स्टॉक मार्केट पर पड़ने वाला है, तो आप इस पर भी ध्यान देते रहेंगे। अगला फैक्टर जो हमारे शेयर मार्केट को अफेक्ट करता है वह है इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन। यहां हम पहले इन्फ्लेशन बताएंगे, फिर इंटरेस्ट रेट बताएंगे। देखिए, यहां इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का सीधा सा मतलब है, जब इन्फ्लेशन आता है तो महंगाई होती है। तो बाजार में अगर महंगाई है, जाहिर सी बात है, अगर बाजार में महंगाई है और इसके उल्टा होता है मंदी, ठीक है, महंगाई को हम क्या बोलते हैं? महंगाई को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, और मंदी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम डिप्रेशन, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं? इसी को हम बोल सकते हैं रिसेशन। ठीक है, जब मंदी होती है तो सामान बहुत सस्ता हो जाता है, और जब महंगाई होती है यानी कि इन्फ्लेशन होता है तो सामान बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है। हम सामान्य मार्केट की बात कर रहे हैं, कोई भी मार्केट जहां से हम सामान खरीदते हैं वहां इस तरह की कंडीशन आती है, अचानक महंगाई बढ़ जाती है या मंदी आ जाती है। जब ये कंडीशन होगी तो क्या होने वाला है? जाहिर सी बात है, जब ये कंडीशन होगी तो इंटरेस्ट रेट भी चेंज होने वाले हैं। सामान्यतः ये देखा गया है कि जब इन्फ्लेशन आता है, जब महंगाई बढ़ती है, तो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाते हैं? इंटरेस्ट रेट जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं। ठीक है, ब्याज दरें क्या हो जाती हैं? बढ़ जाती हैं। अगर मार्केट में सामान कंटिन्यूअस महंगा होता जाएगा तो ब्याज दरें बढ़ जाएंगी, आरबीआई अपना ब्याज बढ़ा देगा, बैंक अपना ब्याज बढ़ा देंगे। तो जब ब्याज बढ़ जाएंगी तो पीछे हम बता चुके हैं क्या हो जाएगा, जो शेयर मार्केट है या जो स्टॉक मार्केट है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? ये डाउन हो जाएगा। जैसे ही ब्याज बढ़ेंगी शेयर मार्केट डाउन हो जाएगा। तो इसका मतलब है, अगर इन महंगाई कंटिन्यूअस बढ़ती जा रही है तो आपको यह पता चल जाना चाहिए कि बहुत ही जल्द शेयर मार्केट में गिरावट होने वाली है, क्योंकि इस बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बैंक, आरबीआई अपना ब्याज बढ़ाएंगे, और ब्याज बढ़ने से शेयर मार्केट डाउन होगा। तो महंगाई बढ़ने से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं शेयर बाजार पर इसका क्या असर पड़ेगा। इसके उल्टे अगर मंदी आ रही है, मंदी में क्या होता है? सामान सस्ता हो जाता है। तो सामान बहुत सस्ता होगा तो कंपनी लॉस में चली जाएगी और मंदी आ जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट ऐसी कंडीशन में बैंक क्या करेगा? अपनी ब्याज दरों में कमी कर देगा, बैंक अपने ब्याज घटाएगा। और जब बैंक अपने ब्याज घटाएगा तो इससे क्या होगा? इससे शेयर मार्केट में तेजी आएगी, और इसीलिए ब्याज घटाए जाएंगे ताकि शेयर बाजार में तेजी आए। तो यह देखा गया है कि अगर मंदी होगी तो गवर्नमेंट इस मंदी को कंट्रोल करने के लिए, गवर्नमेंट नहीं, ब्याज कौन घटाता बढ़ाता है? आरबीआई और बैंक। जब मंदी आएगी तो आरबीआई अपनी ब्याज दरों को घटाएगा, इससे शेयर बाजार में तेजी आएगी। और जब स्फीति आएगी तो आरबीआई और बैंक अपनी ब्याज दरें बढ़ाएगा, इससे शेयर बाजार में गिरावट आएगी। वैसे तो शेयर बाजार के लिए महंगाई और मंदी दोनों ही खतरनाक हैं, लेकिन अगर लगातार महंगाई बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर शेयर बाजार में गिरावट आएगी। लेकिन अगर मंदी लगातार बढ़ती गई तो शेयर बाजार में आपका पैसा डूब भी सकता है। मंदी अगर इतनी है जिसे आरबीआई कंट्रोल कर सके, तो ऐसी कंडीशन में निश्चित तौर पर ब्याज घटेंगे, और जब ब्याज घटेंगे तो शेयर बाजार में तेजी आएगी। इसलिए जो समझदार निवेशक होता है वह मंदी की स्थिति में ज्यादा से ज्यादा स्टॉक खरीद करके प्रॉफिट होने पर उसको बेच देता है। बहुत पैसे बनाते हैं ये लोग जब ऐसी कंडीशन होती है। लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि आपको पता हो कि क्या होने वाला है। अब अगला फैक्टर हमारा क्या है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि एफआईआई, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि डीआईआई। ये दो फैक्टर हमारी शेयर मार्केट को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। एफआईआई और डीआईआई क्या होता है? इतना समझें कि जो ये एफआईआई होते हैं ये विदेशी होते हैं, ठीक है, ये विदेशी होते हैं, और जो डीआईआई होते हैं ये घरेलू होते हैं, ये घरेलू होते हैं। लेकिन ये होते कौन है? निवेशक होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, निवेशक होते हैं। जैसे
हम और आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो हम रिटेल इन्वेस्टर्स हुए, थोड़ी मात्रा में किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो हम क्या हुए, रिटेल इन्वेस्टर्स हुए। लेकिन ये ऐसे निवेशक होते हैं जो कि बड़ी मात्रा में किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं और ये लोगों से म्यूचुअल फंड के माध्यम से पैसे इकट्ठे करते हैं और फिर उस पैसे को इकट्ठा करके किसी कंपनी के बड़े बड़े शेयर खरीदते हैं। इन्हें हम FII और DII कहते हैं। ये विदेशी होता है, ये घरेलू होता है, ये दोनों ही किसी कंपनी का एक बड़ा हिस्सा खरीदते हैं और ये जिस पैसे से कंपनी की हिस्सेदारी या शेयर खरीदते हैं वो पैसा जनता से म्यूचुअल फंड के माध्यम से इकट्ठा किया हुआ होता है। अगर कभी भी कोई ऐसी कंडीशन हो राष्ट्रीय स्तर पर या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जब भी ऐसी कोई उथल पुथल आए और ये निवेशक परेशान हो जाएं या इनको ऐसा लगे कि किसी कंपनी में या किसी देश में पैसा लगाना सेफ नहीं है, तो उस कंडीशन में ये अपने शेयर की खरीद और बिक्री कर देते हैं। अगर ये FII और DII क्या करते हैं, अगर ये शेयर को बाय करते हैं, बड़ी मात्रा में शेयर बाय करेंगे तो शेयर में तेजी आती, क्योंकि ये ज्यादा शेयर खरीदते हैं तो इनके शेयर खरीदने से और बेचने से शेयर मार्केट पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो कोई भी ऐसी हरकत हो, कोई भी ऐसी उठापटक हो जिससे कि इनको ये लगे कि अब इस कंपनी या इस कंट्री में पैसा लगाना ठीक नहीं है, तो उस कंडीशन से क्या करते हैं, उस कंडीशन में ये अपना पैसा निकाल लेते हैं और ऐसी कंडीशन में शेयर बाजार डाउन हो जाता है। और जब इनको लगता है कि किसी कंपनी या किसी शेयर में पैसा लगाना प्रॉफिटेबल है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा पैसे लगाते हैं। जब FII और DII ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है इससे शेयर की डिमांड बढ़ेगी और जब शेयर की डिमांड बढ़ेगी तो स्टॉक मार्केट में तेजी आएगी। तो कोई भी ऐसी घटना हो या कोई भी ऐसा इंसिडेंस हो जिससे FII और DII क्या करते हैं, शेयर को खरीदते हैं और शेयर को बेचते हैं, तो इससे शेयर मार्केट अप और डाउन हो जाता है। जब ये शेयर खरीदते हैं तो शेयर क्या हो जाएगा, शेयर मार्केट अप हो जाएगा और जब ये शेयर बेचते हैं तो क्या हो जाएगा, शेयर मार्केट डाउन हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते समय FII और DII को भी ध्यान में रखना चाहिए और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी ऐसा इंसिडेंस हो, कोई भी ऐसा पॉजिटिव और नेगेटिव चीज हो जिसकी वजह से FII और DII शेयर खरीदते और बेचते हैं, तो हमें यह समझ जाना चाहिए कि निश्चित तौर पर इससे स्टॉक मार्केट में कुछ बड़ा उठापटक होने वाला है, अप डाउन होने वाला है। ये इंडियन शेयर मार्केट को सबसे ज्यादा अफेक्ट करने वाले हैं FII। सबसे ज्यादा जो गिरावट और वृद्धि होती है स्टॉक मार्केट में वो इन्हीं की वजह से होती है, तो इन पर आप जरूर ध्यान देंगे। पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन शेयर मार्केट के लिए, क्योंकि पॉलिटिक्स में जैसे इलेक्शन हो रहे हैं, सपोज दैट कहीं इलेक्शन हो रहे हैं, तो इलेक्शन में अगर मेजॉरिटी की सरकार बनती है, जैसे मान लो किसी एक पार्टी को ही बहुमत मिल गया, तो इसका शेयर मार्केट पर असर पड़ेगा। आप कहेंगे इस बात का शेयर मार्केट से क्या कनेक्शन है। जैसे मान लीजिए केंद्र में इलेक्शन हो रहे हैं, सेंट्रल लेवल पर इलेक्शन हो रहे हैं और उसमें अगर एक पार्टी को बहुमत मिल गया और वो अच्छी सीट पाकर के एक अच्छी मजबूत सरकार बनाती है, तो ऐसी सरकार जो कि मेजॉरिटी या बहुमत की सरकार होती है वो आगे चल करके इकोनॉमिक रिफॉर्म कर पाएंगी और ऐसी सरकार बार बार अपने डिसीजन चेंज नहीं करती। तो उस कंडीशन में जो इन्वेस्टर्स होते हैं, खासतौर से ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं FII, ये उस कंट्री में बड़ा इन्वेस्ट कर पाते हैं क्योंकि इन्हें इस बात का भरोसा होता है कि सरकार मजबूत है, बार बार अपने फैसले नहीं बदलेगी। अगर इसका उल्टा हो, बहुत सारी पार्टियां मिलकर के जब सरकार बनाती हैं, यानी कि जब बहुत सारी पार्टियां मिलकर के विखंडित सरकार बनाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये जो FII है, निवेशक हैं, इन्हें इस बात का डर लगा रहता है कि यह सरकार कभी भी गिर सकती है या यह सरकार अपनी क्षेत्रीय पार्टियों के दबाव में आकर के बार बार अपने फैसले बदल सकती है, क्योंकि सरकार के फैसलों का शेयर मार्केट पर असर पड़ता है। इसलिए ये जो विदेशी निवेशक हैं, FII हैं, ये उस देश में निवेश करने से डरते हैं जिस देश में सरकारें स्थिर नहीं होती या बहुमत की सरकारें नहीं होती। सीधी सी बात है, जब सरकार बहुमत की होती है, यानी कि जब सरकार बहुमत की होगी, बहुमत की सरकार क्या होती है, जब एक पार्टी को
आधे से ज्यादा सीट मिल जाएंगी, किसी दूसरी पार्टी की समर्थन की जरूरत नहीं होती, तो उसे क्या होता है, बहुमत की सरकार कहते हैं। जब बहुमत की सरकार होगी तो एक मजबूत सरकार होगी, और जब एक मजबूत सरकार होगी तो वह स्थिर भी होगी, और जब सरकार स्थिर होगी तो सरकार के जो निर्णय है, जो डिसीजन है, वो भी क्या होंगे, स्थिर होंगे। ऐसी कंडीशन में उस देश में आर्थिक सुधार होगा, और आर्थिक सुधार होने के साथ साथ सरकार जो भी करेगी, वह जो भी निर्णय लेगी सरकार, वह निश्चित होकर लेगी, मजबूती के साथ लेगी, क्योंकि सरकार स्टेबल है, स्थिर है। तो ऐसी कंडीशन में जहां बहुमत होता है, वहां पर जो निवेशक होता है वह ज्यादा से ज्यादा निवेश करना चाहता है। खास तौर से एफआईआई जो विदेशी निवेशक है, ये ज्यादा से ज्यादा अपना पैसा लगाते हैं, और जब निवेशक ज्यादा पैसा लगाते हैं तो सीधी सी बात है, शेयर बाजार में तेजी आती है, शेयर मार्केट बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, शेयर बाजार में तेजी आएगी। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, अगर विखंडित सरकार बने, यानी कि अगर किसी देश में इलेक्शन हो रहे हो, यहां तक कि किसी राज्य में भी इलेक्शन हो रहे हो, क्योंकि राज्य के इलेक्शन भी केंद्र को प्रभावित करते हैं, केंद्र की राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो अगर इन इलेक्शन में विखंडित सरकार बनती है, बहुत सारे दल मिलकर के सरकार बनाते हैं, तो क्या होगा, सरकार कमजोर होगी, और जब सरकार कमजोर होगी तो सरकार अस्थिर होगी, अस्थिर सरकार कभी भी गिर सकती है, तो ऐसी सरकार निर्णय नहीं ले पाएगी, यानी कि ऐसी सरकार के निर्णय भी क्या होंगे, अस्थिर होंगे। जब निर्णय अस्थिर होंगे तो सुधार क्या हो जाएगा, सरकार जो सुधार कर रही है अर्थव्यवस्था में, सरकार जो भी ऐसा काम कर रही है जिससे अर्थव्यवस्था को तेजी मिल रही हो, वो क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। जब सुधार धीमा हो जाएगा, सरकार गिरने का डर हमेशा लगा रहेगा, तो जो ये एफआईआई है या जो अन्य निवेशक हैं, वे क्या करेंगे, वे अपने जो निवेश है उसमें कमी कर देंगे, या उस देश से अपना पैसा निकाल लेंगे। जब ये उस देश से अपना पैसा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, शेयर बाजार में तेज गिरावट आएगी, और ऐसी कंडीशन में शेयर बाजार डाउन हो जाएगा। तो आपने देखा किस तरह से पॉलिटिक्स में बदलाव होने से ऐसा हो रहा है, या पॉलिटिक्स में जोड़ तोड़ की राजनीति जब होती है, बार बार सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने पड़ते हैं, सरकार बार बार विश्वास प्रस्ताव दे करके अपनी सत्ता को मजबूत करने का प्रयास करती है, तो कोई भी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती है, तो ऐसी कंडीशन में शेयर मार्केट डाउन हो जाता है, क्योंकि राजनीतिक स्थिति आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है। तो आपको देश की राजनीति या पॉलिटिक्स पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगला फैक्टर जो है, जो हमारे शेयर मार्केट को अफेक्ट करता है, वो है नेचुरल डिजास्टर्स। अब नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में पहले से तो पता नहीं होता, लेकिन नेचुरल डिजास्टर्स अचानक आते हैं, और इसीलिए शेयर मार्केट पर इनका अचानक असर ही पड़ता है। और मैंने बताया कि शेयर मार्केट पर जो अचानक प्रभाव पड़ता है वो एफआईआई के थ्रू पड़ता है। एफआईआई ऐसे निवेशक होते हैं जो बहुत तेजी के साथ किसी देश में अपना पैसा इन्वेस्ट भी करते हैं और वापस भी कर लेते हैं, और इनके फैसले से शेयर मार्केट बहुत तेजी से अप डाउन होता है। इसीलिए एफआईआई को स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट का व्हेल कहा जाता है। व्हेल जैसे बड़ी मछली होती है समुद्र में, वैसे ही ये एफआईआई स्टॉक मार्केट की बड़ी मछली होते हैं। इनके कुछ करने से, इनकी एक्टिविटी से शेयर मार्केट बहुत तेजी से अप डाउन होता है। तो जब नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, नेचुरल डिजास्टर में क्या होता है, जैसे प्राकृतिक आपदाएं, ठीक है, कोई भी प्राकृतिक आपदा आएगी, इस प्राकृतिक आपदा में हम जैसे भूकंप आते हैं, जैसे बाढ़ आएगी, जैसे मान लो कहीं बांध, अभी लीबिया में बांध टूट गया तो बहुत सारा भूकंप आया, तो कोई भी ऐसी घटना हो, या इसी में हम आतंकवाद को भी रख लेते हैं, मान लीजिए कोई बड़ा आतंकी हमला हो जाए देश पर, तो ऐसी कंडीशन में उस देश में अस्थिरता आएगी और इससे व्यापारिक गतिविधियों पर बुरा असर पड़ेगा। निश्चित तौर पर शेयर मार्केट इससे डाउन हो जाएगा, हालांकि थोड़े समय के लिए होगा लेकिन डाउन जरूर हो जाएगा। इसके अलावा अगर देश में कोई बड़ी घटनाएं हो जाए, जैसे कि भूकंप आ जाए, मैंने बताया भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, या कहीं आग लग जाए, या कहीं आतंकी हमला हो जाए, कोई भी ऐसा संकट आए जिस पर देश पर मुसीबत आए, तो निश्चित तौर पर ऐसी कंडीशन में
जो अगर ये बड़े स्केल पर आएगा तो इसका बड़ा असर पड़ेगा। और पहला असर किससे दिखाई पड़ेगा? पहला असर दिखाई पड़ेगा FII के थ्रू, क्योंकि ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं, ये तुरंत अपना पैसा निकाल लेते हैं। जैसे ही किसी देश में कोई संकट आता है, ये तुरंत अपना पैसा उस देश में से निकाल लेते हैं, और जैसे ही ये अपना पैसा निकालते हैं, उस देश के शेयर मार्केट डाउन हो जाते हैं। इसलिए हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा। अगला फैक्टर हमारा इकोनॉमिक नंबर्स। इकोनॉमिक नंबर्स में जो सबसे ज्यादा असर करता है वो है हमारा GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे आप देखते हैं, इसके अलावा GDP के अलावा और क्या हो जाएगा? जैसे इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट को नापने वाले जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं, थोक महंगाई को हम WPI से नापते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स, और रिटेल जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, उसको हम CPI से नापते हैं। ये थोक महंगाई को नापने वाला इंडिकेटर है, थोक महंगाई, ठीक है। और ये खुदरा महंगाई या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या फुटकर महंगाई को नापने वाला इंडेक्स है। तो और ये तो आप जानते ही हैं, इससे किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ या आर्थिक वृद्धि का पता चलता है। आर्थिक वृद्धि, और आर्थिक वृद्धि क्या होती है? जैसे मान लो ये इंडिया है, तो इंडिया में जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं या हम और आप जो पैसे कमा रहे हैं, इंडिया में जो भी पैसे कमाए जा रहे हैं वे सब इंडिया के GDP का पार्ट है। तो इंडिया के GDP बढ़ने का सीधा सा मतलब है कि इंडिया प्रॉफिटेबल कंडीशन में है, इंडिया में प्रॉफिट हो रहा है, बहुत सारा प्रोडक्शन हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स इंडिया में निवेश करना चाहेंगे, और हर बार की तरह ये कौन होंगे? FII होंगे। हालांकि और भी रिटेल इन्वेस्टर्स भी होंगे, लेकिन इनका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे ही किसी कंट्री का GDP बढ़ता है, जैसे ही इंडिया का GDP बढ़ेगा, वैसे इनमें ज्यादा निवेश क्या आएगा? तो जैसे ही ज्यादा निवेश आएगा, हमारा स्टॉक मार्केट क्या हो जाएगा? बूस्ट कर जाएगा, तेजी पकड़ जाएगा। लेकिन अगर इसका उल्टा हुआ, अगर GDP में गिरावट आती दिखाई पड़ी, तो फिर ये पैसा बाहर चला जाएगा, ये लोग अपना पैसा देश से निकाल लेंगे। तो GDP के घटने और बढ़ने से भी किसी देश में शेयर बाजार में गिरावट और वृद्धि होती है। आपको ये देखना है कि अगर GDP बढ़ रहा है तो अच्छी चीज है, इससे स्टॉक मार्केट में तेजी आएगी। सही समय पर अगर आप शेयर खरीद लेते हैं तो GDP बढ़ने के बाद आपका पैसा अच्छा बनेगा। लेकिन अगर GDP कम हो गया, गिरावट हो गई, तो आपका पैसा कम भी हो सकता है। अगर WPI यहां उल्टा हो रहा है, ध्यान देना, GDP बढ़ने से स्टॉक मार्केट में आपका पैसा ज्यादा बढ़ रहा है, तो आपके लिए आप कौन है? आप है इन्वेस्टर्स जो शेयर बाजार से ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं। तो आपके लिए अच्छा ये होगा कि GDP बढ़ता रहे। अगर GDP बढ़ता रहेगा तो आपको शेयर बाजार से ज्यादा लाभ होने वाला है। लेकिन अगर WPI और CPI बढ़ा तो आपको नुकसान होने वाला है, क्योंकि ये WPI और CPI क्या है? ये महंगाई बताते हैं। तो महंगाई घटनी चाहिए और आर्थिक वृद्धि बढ़नी चाहिए, तब आपके लिए अच्छी कंडीशन होगी शेयर मार्केट में। इसका मतलब है, क्योंकि अगर WPI और CPI बढ़ा, महंगाई बढ़ी, तो फिर RBI और बैंक अपना ब्याज बढ़ा देंगे, और फिर वही होगा जो पीछे आपने देखा। तो यहाँ पर आपके लिए अच्छी कंडीशन ये होगी कि आपके लिए GDP बढ़ता रहे और महंगाई घटती रहे। तो ये इंडिकेटर्स हैं, ये इकोनॉमी की कंडीशन को बताने वाले वो नंबर हैं जो शेयर मार्केट को सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं। आपको GDP, WPI और CPI, WPI मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स, CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये थोक महंगाई को बताते हैं, ये फुटकर महंगाई को। अगर WPI बढ़ रहा है, इसका मतलब थोक बाजार में महंगाई बढ़ रही है। अगर CPI बढ़ रहा है, इसका मतलब फुटकर बाजार या रिटेल मार्केट में महंगाई बढ़ रही है। तो आप इन नंबर को भी ध्यान में रखें जब शेयर बाजार में आप ट्रेड करने की सोच रहे हो, उस कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है गोल्ड प्राइस एंड बॉन्ड्स। गोल्ड प्राइस और बॉन्ड्स, गोल्ड प्राइस तो बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करते हैं। आपने देखा कि जब कोविड शुरू हुआ और उसके बाद के टाइम में सोना महंगा होता गया और शेयर मार्केट डाउन होता गया। जनरली ये देखा गया है कि शेयर बाजार और सोने की कीमतों के बीच में अपोजिट रिलेशन होता है, यानी कि अगर गोल्ड प्राइस बढ़ेंगे, अगर गोल्ड प्राइस
बढ़ेंगे तो शेयर मार्केट में गिरावट आएगी, शेयर मार्केट में गिरावट आएगी। ऐसा क्यों है समझिए। देखिए ये जो मनी है, मनी को इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो मनी इन्वेस्टमेंट जिधर ज्यादा होगा उधर ही क्या होगा, उधर ही पैराग्राफ बढ़ेगा, उधर ही पैरामीटर ऊपर जाएगा। अगर ये मनी गोल्ड पे इन्वेस्ट किया जा रहा है तो गोल्ड प्राइस बढ़ेंगे, और जाहिर सी बात है कि मनी अगर गोल्ड में इन्वेस्ट किया जाएगा तो शेयर मार्केट में नहीं जा पाएगा मनी, तो शेयर मार्केट की डिमांड घटती जाएगी। और यहाँ पर अगर मान लीजिए कि 100 रुपए इन्वेस्ट किया गया और 100 में से 80 रुपए गोल्ड में इन्वेस्ट किया गया और 20 रुपए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया गया, तो जिसकी डिमांड ज्यादा बढ़ेगी उसी की तो कीमतें बढ़ेंगी। तो सोने की डिमांड ज्यादा बढ़ने से सोना महंगा होता जाएगा और शेयर की डिमांड घटने से शेयर सस्ता हो जाएगा, मंदी आ जाएगी शेयर मार्केट में, शेयर प्राइस डाउन हो जाएंगे और सेंसेक्स और निफ्टी डाउन होते जाएंगे, जैसा कि कोविड में देखा गया। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब इन्वेस्टर्स को, निवेशक को यह लगता है, और ये बड़े बड़े निवेशक हैं, जब निवेशक को ये लगता है कि बहुत सारे कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से शेयर बाजार में निवेश करना सुरक्षित नहीं है, जबकि गोल्ड बहुत ही ट्रस्टेड मेटल माना जाता है, विश्वसनीय मुद्रा मानी जाती है। जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है वर्ल्ड में या किसी कंट्री में, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना पैसा गोल्ड में लगाते हैं। तो गोल्ड में जब लगाते हैं तो गोल्ड की डिमांड बढ़ने से गोल्ड महंगा होता जाता है और शेयर की डिमांड घटने से शेयर डाउन होता जाता है। लेकिन जब कंडीशन ठीक हो जाती है, जब शेयर मार्केट में जब किसी देश की परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, कंपनियों को प्रॉफिट होने लगता है, तो ये जो इन्वेस्टर्स हैं वे अब गोल्ड की बजाय शेयर मार्केट में निवेश करने लगते हैं। सीधा सा बात है, ये 100 रुपए उसी सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाएगा जहां से निवेशक को ज्यादा प्रॉफिट या ज्यादा रिटर्न मिलेगा। अगर गोल्ड अच्छा रिटर्न दे रहा है तो गोल्ड में इन्वेस्ट होगा, शेयर मार्केट अच्छा रिटर्न दे रहा है तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो जब भी कोई इमरजेंसी आती है तब लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे गोल्ड महंगा हो जाता है। लेकिन जब परिस्थितियां सामान्य होती हैं, गवर्नमेंट इकोनॉमी में रिफॉर्म करती है, ऐसी कंडीशन में यहां से पैसा निकाल करके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, तो शेयर मार्केट बूस्ट करने लग जाता है और गोल्ड प्राइस डाउन होने लग जाते हैं। तो गोल्ड प्राइस के घटने और बढ़ने से भी आप शेयर मार्केट में अप और डाउन होने का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा बॉन्ड्स के बारे में भी आप जान करके शेयर मार्केट की नब्ज को समझ सकते हैं। बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स ज्यादातर ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जो लॉन्ग टाइम के लिए किए जाते हैं। इनमें पब्लिक सेक्टर्स के भी बॉन्ड्स आएंगे, प्राइवेट सेक्टर्स के भी बॉन्ड्स आएंगे। एक तरह के सर्टिफिकेट होते हैं जो आप खरीदते हो और 2-4 साल अपने पास रखते हो और उसके थ्रू आप अपने पैसे बढ़ने का इंतजार करते हो। अगर सरकार और कंपनी इन पर अच्छा रिटर्न देगी, जैसे सरकार ने गोल्ड बॉन्ड शुरू किए थे, सरकार की जो प्लानिंग थी, जो प्लानिंग है गोल्ड बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, इसमें सरकार आपको कह रही है कि आप सोने की कीमत के आधार पर बढ़ने वाली कीमतों के जो बॉन्ड है उनको खरीदिए। तो ये जो गोल्ड बॉन्ड है, इन गोल्ड बॉन्ड में गवर्नमेंट आपको मार्केट के हिसाब से सोने की कीमत बढ़ने और घटने का प्रॉफिट तो दे ही रही है, साथ में आपको एक फिक्स इंटरेस्ट भी दिया जा रहा है, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है कि आप बॉन्ड में पैसे लगाएं। तो जब बॉन्ड में ज्यादा पैसे मिलने लग जाते हैं तो निवेशक अपना पैसा बॉन्ड में लगाता है, वह शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता। तो ऐसी कंडीशन में भी शेयर मार्केट अप डाउन हो जाता है। यानी कि जब बॉन्ड पर अच्छा ब्याज मिले तो समझ लीजिए कि शेयर मार्केट डाउन होने वाला है, और जब बॉन्ड पर ब्याज कम हो जाए तो शेयर मार्केट अप होने वाला है। निश्चित तौर पर गोल्ड प्राइस और बॉन्ड्स के प्राइस हमारे शेयर मार्केट को अफेक्ट करते हैं। हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से हमारे शेयर बाजार को ये जो 9 फैक्टर्स हैं ये अफेक्ट कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर अगर हम पूरे बाजार को नहीं भी जानते हैं तो भी हम केवल
इन 9 फैक्टर्स को आपस में कनेक्ट कर दें और इनके थ्रू मार्केट को हम पकड़ने की कोशिश करें। यानी कि डेली हम केवल इन 9 मुद्दों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दें तो बहुत ही जल्दी हम पूरे स्टॉक मार्केट को समझ पाएंगे। अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी हम काफी हद तक ये भविष्यवाणी या गारंटी दे सकते हैं कि कल या परसों में शेयर बाजार किस तरफ जाने वाला है, कब पैसा लगाना चाहिए, कब पैसा निकालना चाहिए, कब बाय करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए। ये डिसीजन लेने में ये 9 फैक्टर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने जो लोग बिल्कुल भी शेयर बाजार के बारे में नहीं जानते थे और शेयर बाजार में अपना पैसा लगाना चाहते थे, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा लाभदायक, फायदेमंद होने वाला है। थैंक यू।